Hello everyone, I am Dr. Vikas, Assistant Professor at GCW Guravda, रेवाड़ी। वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ पार्ट के लास्ट लेक्चर के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और फिर हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को कवर किया था। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर ऐसा ही एक और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है जिसको बोलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, उसको कवर करेंगे और इसका एक और नाम है वर्क फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये इसी को हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, या इसी को हम एक और नाम बोल देते हैं वर्क फंक्शन। इनका सिंबल होता है ए। तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट जो हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या फंक्शन था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या वर्क फंक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं? इट इज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी, इट इज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी decrease in whose value is equals to total work done by the system during isothermal and reversible process। तो वो क्या बोल रही है हमारे पास डेफिनेशन? हमने गिब्स फ्री एनर्जी की देखी तो हमने बोला था कि जो माइनस डेल्टा जी होगा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू यूजफुल वर्क, जो हमें यूजफुल वर्क देगा। और ये यूजफुल वर्क नॉन मैकेनिकल वर्क था, यानी कि टोटल वर्क में से हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया था? पीवी वर्क। लेकिन बोल रहा है अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो कह रहा है कि ये भी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, अगर उसके पास वहां पे कांस्टेंट क्या हो गया? प्रेशर भी हो गया, और वहां पर हमारे पास कांस्टेंट, यहां पे हम लोगों ने ए के लिए डिफाइन किया था कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने डिफाइन किया था। अगर सिस्टम था गैसियस सिस्टम, उसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो इस स्टेट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी इस स्टेट को, जिसको हम वहां पे हम बोल सकते हैं ए, जिसको हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या प्रॉपर्टी। तो इसलिए बोला कि अब इसकी जो ए हो गया ये भी एक टाइप की एनर्जी है, वो एनर्जी होगी तब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो कह रहे जो इसकी डिक्रीज आएगा इस डेल्टा ए की वैल्यू के अंदर, जो डिक्रीज आ रहा है वो हमें देगा डब्ल्यू टोटल, यानी कि कितना टोटल वर्क जो मिल सकता है हमें, टोटल वर्क जो होगा। यूजफुल नहीं है, इसके अंदर से यूजफुल भी है प्लस पीवी वर्क भी, जो पीवी वर्क था जो सिस्टम ने किया था, अगर वो हम माइनस करेंगे तो मेरे को डेल्टा जी वाला पता चलेगा। अदरवाइज जो टोटल वर्क हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है इसकी डिक्रीज इन वैल्यू से। तो अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं? वी नो, हम स्टार्ट करते हैं वी नो। तो हमें एक रिलेशन पता है, मैक्सवेल रिलेशन से हमें पता, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, इक्वेशन 1। जी के लिए क्या था? जी के लिए था G इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, यही डिफरेंस है, उसमें H आता है इसमें U आता है माइनस टी एस, ये इक्वेशन 1 है बच्चे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, वी नो A इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। अब यहां पर सेम इफ अगर हम डेल्टा ए निकालेंगे तो क्या होगा? डेल्टा यू माइनस डेल्टा, अरे टी डेल्टा एस, क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल, तो उसमें भी रिवर्सिबल था हमारे पास आइसोथर्मल के साथ साथ। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? if the system changes from u1 to u2 and s1 to s2 at constant temperature then, अब हम क्या बोल देंगे? देखो ये u1 और s1 क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट है, u2 और s2 क्या है? उसकी फाइनल स्टेट। देन हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा a, यानी कि अब हम अगर लिखें तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं तो a1 क्या जाता है? a1 इक्वल्स टू u1 माइनस ts1, a2 इक्वल्स टू u2 माइनस ts2। अगर मैं इसको 1 और 2 लिखूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1, और फिर माइनस ts2 प्लस ts1। बच्चे ये आएगा हमारे पास, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज डेल्टा a इज इक्वल्स टू डेल्टा u चेंज इन इंटरनल माइनस, अगर t कॉमन ले ले तो s2 माइनस s1, ऐसा
क्योंकि माइनस टी आ गया तो ये माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन 2। सेम हम लोगों ने गिव्स फ्री एनर्जी में H माइनस टी एस लेके चला था, यहां पर हमारे पास U माइनस टी एस आ जाता है, तो सेम इक्वेशन 2। और उसमें भी हमने क्या लिखा था, इस टी डेल्टा एस की वैल्यू पुटअप करनी होती है। और वी नो, अब हमें पता है एंड वी नो कैसे, हमने सबसे पहले डेल्टा एस, तो डेल्टा एस हमें क्या पता था, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो यहां से क्या आ जाएगा टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल। अब हम क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुटअप कर दें, तो क्यू रिवर्सिबल की क्या थी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो हमें क्या पता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल। अब यहां पे क्या था, अब माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये ऐसा क्यों लिखा, यहां पे प्लस लिखता इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और हम मैक्सिमम क्या लेके चले गए थे, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन सिस्टम ने किया है, सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, तो अब यहां से क्यू रिवर्सिबल क्या आएगा, क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब यहां से हम इसकी वैल्यू कहां पे पुटअप कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम टी इसमें लिखें, तो टी डेल्टा एस किसकी वैल्यू आ गया, देयरफॉर टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब हम क्या कहें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इन इक्वेशन 2, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इन इक्वेशन 2। अगर हम पुटअप कर दे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब यहां पे माइनस था तो माइनस था, और अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल वर्क। अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये कैंसिल, माइनस को एक साइड लेके आ जाए, डब्ल्यू रिवर्सिबल, और हमें पता है कि ये क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम वर्क। तो हमें क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क। तो डिक्रीज, ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऐसा जब हम एक प्रेशर, एक वॉल्यूम या टेम्परेचर वाली स्टेट दिखा दे, सॉरी वॉल्यूम, अगर हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम कर दिया, टेम्परेचर इधर जा रहा है, तो ये एक स्टेट है, ये एक फाइनल स्टेट है। तो इस स्टेट के ऊपर यहाँ पे A1 एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या करेगी, A2 एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इनका पर्टिकुलर वॉल्यूम और पर्टिकुलर क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर्टी थी, और ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये एनर्जी थी। हम अलग अलग एनर्जी को अलग अलग स्टेट के ऊपर या अलग अलग कंडीशंस पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिएक्शंस होती हैं आइदर पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम पे होती हैं, और हमें इनकी जरूरत थी क्योंकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्योंकि हम अपनी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस में से एंट्रोपी को हटाना चाहते हैं और उसकी जगह हम ए या जी का यूज करना चाहते हैं। तो यही हमारे पास डेफिनेशन हो गया कि स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी थी, एक फिक्स वैल्यू पे आती है, और डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन या मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। इसके बाद हमारे पास बच्चे आता है कि वेरिएशन ऑफ ए या वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विद टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम के साथ। तो जैसा हमने गिब्स फ्री एनर्जी में किया था हम सेम करेंगे, और सेम ऐसी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकलेगी। तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ, जो वेरिएशन ऑफ आएगा जी ए, वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर या वॉल्यूम, उसी को हम यूज कर लेंगे। तो अभी हम रिलेशन निकाल लेते हैं, वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दोनों के साथ ही देख लेते हैं हम लोग, और टेम्परेचर वाला हम यूज करने वाले बाद में। वेरिएशन ऑफ ए यानी कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, ऐसे ही सेम बच्चे जैसे किया था, वी नो कि हमें मालूम है, हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन से आता है, ए इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, इक्वेशन 1, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पर वो सेम मान के चलें, इफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम u1 टू u2, s1 टू s2, देन क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस ts1,
A2 इक्वल्स टू U2 माइनस TS2, देन डेल्टा A किसके इक्वल था ये, इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस T डेल्टा S, इक्वेशन 2। ये डायरेक्ट ऐसे ही आता, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, और ये डेल्टा A के इक्वल था, और U2 माइनस U1 आ जाता, U2 माइनस U1 ये डेल्टा U के इक्वल है, माइनस T S2 माइनस S1। हमारे पास ये आना था बच्चे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग A2 माइनस A1 वी गेट, तो हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के अंदर हम यहां पे अब ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, on differentiate equation 1 we get देखो बच्चे, जो ये जनरली ये वाला पॉइंट लिखा था ये इस वेरिएशन में नहीं काम आएगा, ये हमारा काम आएगा जब हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन करेंगे, उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी हम लोगों ने। इसमें केवल ये एक एक्स्ट्रा नहीं है, हमने जैसे जी वाली में किया था, जी को यू माइनस टी एस, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। सेम अब हमें टी डी एस की वैल्यू पुट अप करनी है, वी नो, अब हम क्या लिखेंगे, वी नो क्या, कि हमें क्या पता है कि डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल, ये डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो यहां से क्या आ गया, टी डी एस इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल। अब हमें इस डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू पुटअप करनी है, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट ला क्या पता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू, सॉरी डी, क्योंकि हम डी यूज कर रहे हैं तो यहां पे स्मॉल चेंज, तो क्या आएगा, डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल प्लस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल। और हमें पता है इन टर्म्स ऑफ पीडीवी, तो हमें क्या लिख सकते हैं, डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस पीडीवी, ये इसके इक्वल होता है बच्चे, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये भी फर्स्ट ला है और ये भी फर्स्ट ला है, लेकिन अब यहां पे वर्क की एनर्जी हमने किसके टर्म में लिखा है, पीडीवी, तो यहां से डेल क्यू रिवर्सिबल हमारे पास क्या आ जाता है, तो डी यू प्लस पीडीवी। अगर हम इस डेल क्यू की रिवर्सिबल यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टी डी एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी यू प्लस पीडीवी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, टी डी एस इन इक्वेशन 1, सॉरी ये इक्वेशन कौन सी होगी, इसको बोल सकते हैं 3, इन इक्वेशन 3। अब हमें क्या मिलेगा यहां से, डी ए इज इक्वल्स टू डी यू माइनस, अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डी यू प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी। ओपन करेंगे तो डी ए इज इक्वल्स टू डी यू से डी यू कैंसिल, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये कैंसिल होकर तो मेरे पास क्या आएगा, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। भाई ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन 4। देखो यहां पर क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हमने कब डिफाइन किया था, अभी बताया था कि जो ये कब डिफाइन करता है, एक जब वॉल्यूम फिक्स होता है और एक क्या होता है, टेम्परेचर। ऐसे ही जी में आया था, जी कब आ रहा था हमारे पास, डी जी कब आ रहा था, ऐसे ही अरे डी जी में आया था हमारे पास, एक तो टेम्परेचर आई थी, एक प्रेशर वाली टर्म आई थी। अब हम देख लेंगे अब यहां पे केस बना सकते हैं दो, जैसे हमने बनाया था केस 1। केस 1 में क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो dt क्या हो जाएगा, 0। अगर dt 0 हो गया, केस 1 किया बच्चे हम लोगों ने, ये केस 1 में कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम देखें तो dt कांस्टेंट टेम्परेचर, dt 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल्स टू माइनस pdv, और इसका जब हम करेंगे तो dA बाय dv किसके इक्वल जाएगा, माइनस p। अगर हम इसका सिंबल हट लगा दें दूसरा, तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, करली a बाय करली v एट किसके ऊपर है हमारे पास, t, दिस इज इक्वल्स टू माइनस p। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या गिव्स एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट t, ये इक्वल आ जाता है माइनस p। हम p को, प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड v, ये आ गया। अब दूसरा केस क्या था बच्चे, केस 2 क्या था, एट कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट बोल दे क्या, वॉल्यूम को, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो dv क्या हो जाएगा, 0। अगर d है तो हमारे पास क्या आएगा, तो इक्वेशन da क्या बनेगी, इक्वेशन 4 बिकम da इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, क्योंकि dv तो 0 हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा,
डी ए बाय डी टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस एस। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, जब मैं ये कांस्टेंट लगाता हूं यहां पे बाहर, जो भी एक वेरिएबल हमने कांस्टेंट कर दिया, तो करली ए बाय करली टी एट कांस्टेंट वी दिस इज इक्वल्स टू माइनस एस। ये हो गया बच्चे हमारे पास। अब इसको नाम बोल सकते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। दिस इज इक्वेशन 5 और दिस इज इक्वेशन 6। तो ये आ गया वेरिएशन ऑफ ए विद वॉल्यूम एंड वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर। ऐसे ही हम दो चीजें कर सकते हैं। एक, अगर इसी में एक्सप्रेशन आ जाता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज for a isothermal process when volume changes from V1 to V2। देखो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हमने गिब्स वाले के अंदर चेंज देखा था कंप्लीट प्रोसेस के लिए। हमने किसको चेंज किया था, प्रेशर को चेंज किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। तो आइसोथर्मल में अब क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि वी नो क्या हुआ, देखो ये आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए हमें पता ही है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या था, डी ए इज इक्वल्स टू वी नो, यहां से लिख सकते हैं वी नो डायरेक्ट। हमें मालूम है क्या कि डी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया तो क्या बचा मेरे पास, ये आ जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं डी ए टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। ये आ गया कि अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया तो डी टी क्या हो जाता, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मेरे पास डी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, तो ये लिख दिया। तो ये स्मॉल चेंज के लिए अगर हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, और इफ अब लिख देंगे यहां पर इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, यहां पे इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2 then on integrating we get, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखो इंटीग्रेट हम करेंगे इस तरीके से डी ए, ये तो क्या हो गया टी, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं इसको हम डेल्टा ए लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे रह करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, क्योंकि स्मॉल चेंज था तो मेरे पास लार्ज चेंज, डेल्टा ए टी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस पी डी वी था, तो यहां पर माइनस ये इंटीग्रेशन V1 से V2 पी डी वी। और हमें पता है फॉर आइडियल गैस P इक्वल्स पी वी क्या होता है, nRT, तो मैं क्या लिख सकता हूं nRT अपॉन V लिख सकता हूं। तो यहां पे P की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस P की जगह क्या लिखा, nRT L V1 से V2 और यहां पे dV बाय V। इसको जब इंटीग्रेट करते तो क्या आता है, डेल्टा ए टी इक्वल्स टू माइनस nRT, यहां से क्या आएगा ln V2 अपॉन V1। ये आ जाएगा बच्चे ln V इंटीग्रेशन V1 से V2। तो ये आ गया, देखो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास फाइनली। अगर जब हमने देखा था डेल्टा जी का टी के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे पॉजिटिव nRT था, ln V1 अपॉन V2 था, इस तरीके से V2 अपॉन V1 आ गया। और हमें पता है देखो W, अगर हम वर्क डन निकालते हैं, W रिवर्सिबल वर्क डन निकालते तो क्या आता है, माइनस हमारे पास आता है nRT ln V2 अपॉन V1। ये आता है वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। तो अब ये जो निकला ये किसके इक्वल है, ये W रिवर्सिबल के इक्वल है। और तो इसका साइन अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा ए टी दिस इज इक्वल्स टू क्या, ये इधर आ गया nRT ln V2 अपॉन V1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा ए टी दिस इज इक्वल्स टू W रिवर्सिबल। और W रिवर्सिबल क्या होता है, मैक्सिमम वर्क, तो ये क्या लिखा, माइनस डेल्टा ए टी दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, W मैक्सिमम। देखो ये हमने दोबारा से प्रूफ कर दिया बच्चे। तो हमारे पास ये फाइनल इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन
दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था कि टोटल जो एनर्जी चेंज आएगा हेल्महोल्ट्ज एनर्जी चेंज में कब आएगा, जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट और मेरा वॉल्यूम V1 से V2 चला जाए, इस तरीके से आ जाएगा। और इसी के अंदर हम अगर दोबारा से प्रूव करना चाहते थे तो जो ये डिक्रीज वैल्यू आएगी, जो डेल्टा ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये माइनस डेल्टा ए टी किसके इक्वल आ गया, W मैक्सिमम वर्क डन के हमारे पास इक्वल, इसको हमने दोबारा से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ जी, हमने जी की टर्म में देखा था, अब हम ए की टर्म में देखना चाहते हैं वर्क फंक्शन की फॉर्म में। तो हमने जो भी लिखा था वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, उसको डिलीट करके केवल क्या लिखा है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और जो उसका डेरिवेशन था यहां तक सेम का सेम रखा। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, इट रिलेट्स, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रिलेट्स द चेंज इन किसका, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, रिलेट्स द चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद इंटरनल एनर्जी चेंज। ये किसके साथ, देखो ये था डी इक्वल्स टू डी यू, यहां पे डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा, तो क्या था, विद इंटरनल एनर्जी चेंज, विद इंटरनल एनर्जी चेंज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर। कि भाई टेम्परेचर के साथ क्या ये बोल रहा है कि जो चेंज आएगा उसका इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ क्या रिलेशन है, प्लस उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद फ्री, रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, क्या चेंज आएगा। तो आपने सब कुछ ये सेम ड्राइव करना था इक्वेशन 6 तक। तो हमने यहां पे क्या देखा, देखो हमें s की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें इस इक्वेशन 2 का अब यूज आना है बच्चे, क्योंकि इस इक्वेशन में ये रेट चेंज बता रहा है, लेकिन यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ a है, विद u तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद टेम्परेचर। एक्चुअली ये जो बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद टेम्परेचर, हमें इसका यूज करना है। इसका यूज हम इसमें तभी कर सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा एस पता हो, क्योंकि यहां पर क्या ये वैल्यू एस पता है, तो हम यहां से एक ऐसी इक्वेशन मान के एस डेल्टा एस की वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें क्या लिखे हैं, इफ सिस्टम, इफ वी नो, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो, क्या हमें ये पता है कि डेल्टा ए इक्वल्स टू डी, ये हम डिराइव तो पूरा करेंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे वी नो, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था यहां से, करली ए बाय करली टी एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू माइनस एस। इफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम, इफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम S1 टू S2, अगर यानी कि उसकी एंट्रोपी चेंज हो जाए S1 से S2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहां से करली A1 अपॉन करली टी वी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस S1, एंड करली A2 अपॉन करली टी एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू माइनस S2। अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू माइनस S2 माइनस माइनस S1। तो यहां से क्या आएगा, करली A2 माइनस A1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A, दिस इज डेल्टा A अपॉन करली टी एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस। तो माइनस डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन इक्वेशन किसमें 2, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास। तो क्या बताइएगा, डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस था, तो माइनस डेल्टा एस की वैल्यू पुट अप करेंगे तो प्लस टी करली डेल्टा ए बाय करली टी एट कांस्टेंट वी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया बच्चे, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद टेम्परेचर। तो ये सेकंड, ये हमारी एक और एक्सप्रेशन है किसका, गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इक्वेशन का, क्योंकि ये तो ये बताता है, या इसी को हम जब हम जी की टर्म में लिखते हैं तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच आता है प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी, और यहां पे हमारे पास कांस्टेंट आता था प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ए वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये वाला।
अब फाइनली हम लोगों ने हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कर लिया। इसके दो एक्सप्रेशन आप किसी में भी कर सकते हो, एग्जाम में आए तो आपको ये वाला करना होता है। ये तो समझाने के लिए था कि अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम ये सेम मेथड से ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास अब आ जाती है एप्लीकेशंस की, हम एप्लीकेशंस क्या आ जाए, एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरियस इक्वेशंस लाइक Van't Hoff equation, Clausius-Clapeyron equation, etc. are deduced using this expression, using this Gibbs Helmholtz equation। क्या बोला कि हमारा जो ये यूज होता है इस जी वाले फंक्शन का, गिब्स हेल्महोल्ट्ज का, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते हैं, हम फेज इक्विलिब्रियम में भी करते हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट वेरियस इक्वेशंस लाइक वेंट ऑफ इक्वेशन या क्लैसियस क्लेपरोन इक्वेशन एंड एक्सेट्रा आर डिड्यूस्ड, हम उसको ड्राइव करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। दिस इज आल्सो यूज्ड इन स्टडी ऑफ it is also used in study of galvanic cell, in study of गैल्वेनिक सेल्स। हम गैल्वेनिक सेल्स की स्टडी करते हैं तब भी इस इक्वेशन को यूज करते हैं। एंड सिमिलरली हमें क्या पता, हम ऐसी डेल्टा यू और डेल्टा एच को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट या डिटरमाइन क्या, डेल्टा यू और डेल्टा एच इफ डेल्टा जी और डेल्टा ए इज गिवन, ए is known at two different temperature, कर अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डेल्टा ए या डेल्टा जी की वैल्यू मालूम हो बच्चों, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या हो सकता है, लास्ट एप्लीकेशन इसकी, इफ द रेट ऑफ चेंज लिख सकते हैं, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ free energy with temperature remain constant। क्या बोल रहा है कि जो ये G का था विद टेम्परेचर या इस A का विद टेम्परेचर, इसी को हमने फ्री एनर्जी बोल दिया, गिब्स फ्री एनर्जी था, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, देन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ then knowing the value of delta G or delta A at any given temperature can be used to determine delta G or delta A value at any other temperature, कह रहे कि अगर हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज पता, ये कांस्टेंट हो जाए और हमें डेल्टा जी की दो अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू पता है, तो हम डेल्टा एच को निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम डेल्टा यू को निकाल सकते हैं अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर दो डेल्टा ए की वैल्यू मालूम, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ये क्या था, विद टेम्परेचर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो चाहिए था हमारे पास हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। फिर हमने देखा कि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी, एक हमारे पास वॉल्यूम पे, एक टेम्परेचर पे। हमने देखा ये दो, फिर रिलेशन डिराइव कर दिया, और इस रिलेशन के बाद हम लोगों ने प्रोसेस के लिए भी निकाला कि अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो हमारे पास टोटल चेंज किसके इक्वल आएगा, वो भी हमने देखा कि वो मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल आता है। जो मैक्सिमम वर्क डन किसकी वैल्यू के इक्वल, इसकी जो डिक्रीज के अंदर, जिसकी वैल्यू के अंदर जो डिक्रीज आता है। और फाइनली हम इसको किसके रिप्रेजेंट, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम एक ही टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, कि अब हम स्पॉन्टेनिटी को देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। लेकिन हम एंट्रोपी की टर्म में नहीं देखेंगे, हम उसको आइदर जी की टर्म में देखेंगे या आइदर ए की टर्म में, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे सिस्टम की। और एक्चुअली ये प्रॉपर्टी क्या है, ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो एनर्जी अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग स्टेट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है हमारे बच्चे। फाइनली
जो टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी तक उसके बेस पे आपको कुछ एमसीक्यू ट्राई करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज डिनोटेड बाय, कि हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं। सेकेंड इज द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज गिवन बाय, कि जो हमारा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है उसको हम किस रिलेशन के इक्वल या किस रिलेशन से हम डिनोट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज डिफाइंड एट, हम किस कंडीशंस के ऊपर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अवेलेबिलिटी ए ऑफ ए गिवन सिस्टम इज डिफाइंड एज द, फिल इन द ब्लैंक से फिल करना है, वर्क दैट इज ऑब्टेन्ड इन ए प्रोसेस इन विच सिस्टम्स कम्स टू इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। बट इसके अंदर आपको बताना है कि जो ए होगा यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि ये किसके इक्वल होता है, किस वर्क के इक्वल होगा हमारे पास फाइनली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की यूनिट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इरिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन शुड बी, कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के जो अंदर जो चेंज रहेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज इक्वल्स टू, कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए जो हमारा जो चेंज आएगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के वो किसके इक्वल होगा। दैट्स ऑल।